हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये टॉपिक आप लोग 9th में भी पढ़े हैं कि कोई भी अगर दो मास है तो दोनों मास एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं जो कि एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। पर अब हम 11th में हैं तो थोड़ा एडवांस हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे कि पहले तो ये सोचना है कि दो मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करता है और उसके पीछे का जो रीज़न है वो कैसे पता किया गया कि मतलब क्यों अट्रैक्ट करता है और जो आर स्क्वायर आया है वो कहाँ से आया है। तो इसके ऊपर न्यूटन ने काफ़ी रिसर्च किया और एक कंक्लूजन उनको मिला ये। तो उसके लिए एक डेरिवेशन है छोटा सा कि जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू। मतलब कि अगर मान लीजिए हमारा ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है तो जो मून है वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, पर जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है। ठीक है, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे ऊपर दिए हुए आई बटन के ऊपर मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझिए कि हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ हमारा मून घूम रहा है। ठीक है, अब जब ये घूम रहा है तो ये सेंट्रीपिटली एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि ये इसका फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अर्थ है, अर्थ का एक कुछ ना कुछ मास होगा, मून है, मून का भी कुछ ना कुछ मास होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट कर तो रहा है पर ये जो मून है ये इसके तरफ नहीं आ जा रहा है, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट समझा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ से ऊपर फेंकते हैं मान लीजिए तो वो फिर से नीचे आ जाता है, उसको खींच लेता है। पर मून में ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मून क्या था कि वो घूम रहा था। अगर वो शायद स्टेबल पोजीशन में होता तो शायद वो मतलब अट्रैक्ट हो जाता, पहला रीजन ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी देखा कि जो वैल्यू है, एक एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, जैसे कि अर्थ में अगर कोई बॉडी है जो सरफेस लेवल पे रखा गया है तो उसकी जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से आता है। ठीक है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं अगर वो घूमे अर्थ के चारों तरफ एकदम सरफेस पे ऐसे घुमाया जाए तो। ठीक है, बट जब हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मून का निकाला तो उसकी जो वैल्यू थी वो चौंका देने वाली थी। वो वैल्यू जो थी वो काफी कम थी एज कंपेयर टू द सरफेस के मुकाबले। तो इससे एक और रीजन निकल के आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से ऊपर अगर जाए तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो डाउन होता हुआ जाएगा। ठीक है, और तो इससे एक चीज ये पता चल रहा था, तो मतलब कि डिस्टेंस जो है वहां पास में इंक्लूड हो जा रहा था। अब वो डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकल के आया, तो जो हमारा एक्चुअल जो फॉर्मूला है आप जानते होंगे, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, तो वो आर स्क्वायर जो है वो कैसे निकल के आया उसको चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो आज का टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को समझिएगा कि अगर अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून ऐसे घूम रहा है, दिस इज अवर अर्थ। ठीक है, और मून इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। इसका एक रेवोल्यूशन अराउंड 27.3 डेज के आसपास उसको लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है, अब ये मून है, ये चारों तरफ ऐसे घूम रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो ये v वेलोसिटी से घूम रहा है, इसको हम लोग स्पीड के टर्म पे लेंगे। ठीक है, तो v इज द स्पीड ऑफ मून। ओके है, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, जब भी हम लोग रेडियस लेते हैं तो रेडियस याद रखिएगा कि इसका ये क्योंकि बहुत ही बड़ा है अर्थ हमारा। ठीक है, तो अर्थ की कौन सी पोजीशन से हमको रेडियस लेना पड़ेगा, तो जो रेडियस लेंगे अर्थ के सेंटर से लेंगे और मून के सेंटर तक जाएंगे। ये इसको आप मानिएगा आर एम डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड बोलिए मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो इसका ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकलेगा, सर्कमफ्रेंस से निकल जाएगा हमारे फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 2 पाई आर एम। ओके है, अब फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है, तो डिस्टेंस निकल गया सरकमफ्रेंस। टाइम कितना है, एक टाइम पीरियड मतलब कि t। तो t कितना है यहां पास में, t है 27.3 डेज, 27.3 डेज। ठीक है, अब ये जो बॉडी है ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है और इसका जो फोर्स है वो किधर है, इनवर्ट की तरफ है, इस साइड में। अर्थ इसको खींच रहा होगा। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे हम लोग ये सेंट्रीपिटल, इसमें एक्सेलरेशन इसमें लग रहा है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, v²/r_m। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से आया, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो टॉपिक है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, तो उससे आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा कि कहां से आया। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर से। ठीक है, ठीक। अब ये देखिए v का फॉर्मूला क्या निकाला गया था, 2πrm अपॉन t का होल स्क्वायर डिवाइड बाई rm। ये भी स्मॉल r है। ठीक है, जो आप यहां कंसिडर करेंगे उसी को आपको बस कंसिडर करना है। ठीक है, ठीक। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 4π² rm स्क्वायर t स्क्वायर और ये रहेगा rm स्क्वायर और rm कैंसिल, आंसर आएगा 4πr² rm डिवाइड बाई t स्क्वायर। ओके है, ठीक। अब इसकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा, 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, और ये स्क्वायर में है तो 22/7 दो बार लिख दीजिएगा। rm की वैल्यू क्या है, मतलब कि अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस हम ले रहे हैं, सेंटर से यहां के सेंटर तक लेना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है पहले भी मैं बता चुका हूं, 3.8 × 10⁸ मीटर, इतना डिस्टेंस इसका है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 3.8 × 10⁸। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर होगा तो यहां लिख दीजिएगा 3.8 × 10⁸। सॉरी, स्क्वायर नहीं होगा, माय मिस्टेक, क्योंकि ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था यहाँ से। ठीक है, डिवाइड बाई टी। अब देखिए टाइम पीरियड दिया हुआ 27.3, तो इसको आप लिख दीजिए 27.3 × 27.3। देखिए स्क्वायर था, अब देखिए डेज में है। अब जब हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उसका यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर तो है यहाँ पास में, क्योंकि जो वैल्यू है ये मीटर में है, पर सेकंड नहीं है, यहाँ डेज दिया हुआ है, तो डेज को हम लोगों को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दिस इज डेज। अब एक डे में कितना घंटा हो गया हमारा, 24। तो 24 मतलब अब लिख दिए हैं तो ये कितना हो गया, आवर में कन्वर्ट हो गया। आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60। दिस इज अवर वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 24 × 60 × 60। ओके है, दो बार आपको लिखना पड़ेगा, इस वैल्यू को आपको दो बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 27.3 को भी दो बार लिखना पड़ा है तो इसको भी आपको दो बार लिखना पड़ेगा। अब इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन मैं नहीं करके दिखाने वाला हूँ, काफी बड़ा है। ठीक है, वैल्यूज आपको बता दी हूँ, आपको खुद कैलकुलेट करके इसको बताना है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपकी वैल्यू है ए एम की जो वैल्यू होगी, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, मास का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो नियर अबाउट 2.73 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आसपास आता है। ठीक है, आपकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, ये वैल्यू बुक से लीजिए, मैंने भी इसको कैलकुलेट करके देखा था, काफी बड़ा वैल्यू था। मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, मैंने जो कैलकुलेट किया था। तो मैंने जो कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू जो आई थी, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है 24 × 60 × 60, वो नियर अबाउट आई थी आपकी 86,400। तो ये आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, छोटा करने में थोड़ा इक्वेशन को। और इस पूरे यहाँ की जो कैलकुलेशन था इसको मैंने कैलकुलेट किया था, तो मेरा नियर अबाउट समथिंग वैल्यू आया था 7434.24 × 10⁴ डिवाइड बाई 27,261.44.4। ठीक है, 0.44 पॉइंट नहीं है, सॉरी, 144,18816।
इतना मेरी वैल्यू आई थी। तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया था। मैंने क्या किया, पहले इसको हटाना था तो मैंने इसको 4 पॉइंट इधर खिसका दिया, सॉरी यहाँ पॉइंट है, ठीक है। तो 4 पॉइंट इधर खिसकाया तो ये 1 2 3 4 इसको मैंने हटा दिया तो ये वाली वैल्यू हट गई। अब मेरे पास जो वैल्यू बची थी 7434.24 बची थी और इधर बची थी 27261444 बची थी, ठीक है। मैं चाहता था कि थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए तो मैंने क्या किया, इसको एक पॉइंट तक लेके गया। तो मैं इसको यहाँ तक जब लेके गया तो 1 2 3 ये 3 वैल्यू निकल के आ रहा था यहाँ पास में, ठीक है। थोड़ा आपको मैं शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। तो इसको 7.4 मान लीजिएगा, 7.4 इंटू 10⁻³ मान लीजिएगा एग्जाम्पल। और इसको मैंने जब शॉर्ट किया तो कितना आया था, 1 2 3 4 5 6, तो ये आया था 2.7 इंटू 10⁻⁶। ये कैंसिल हुआ था, ये 3 बचा था, इसका 3 ऊपर चला गया था। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, अराउंड 2.73 के आसपास ही आएगा। तो आप इसको तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये ऊपर गया तो 10⁻³ वैल्यू आया था, ठीक है। ठीक, अब ये पॉइंट नहीं था, पॉइंट ये था कि जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई थी ये हमको 2.73 इंटू 10⁻³ वैल्यू आया, ठीक है। अब इसको एक तरीके से वेरीफाई करना था हमको, क्योंकि हमको क्या निकाल के लाना था, F = Gm1m2/r²। तो ये जो r² का जो फॉर्मूला आया था वो कहां से आया था, तो उसके लिए मैं थोड़ा जगह बना लेता हूं आपको यहाँ पास में और कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि वो वैल्यू कैसे निकाली गई थी, ठीक है। तो ये देखिए जो m आया है इसको हम लोग दोबारा निकाल के देखेंगे थोड़ा अलग तरीके से। अभी देखिए किस टाइप से निकालता हूं मैं इसको। तो अब देखिए ये हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है। तो जब ये घूमेगा, ठीक है, और इसकी ये वाले जो देखेंगे ये रेडियस आपको मिलेगा, ठीक है। इस पे आपका फोर्स लग रहा है, जिसके करंट फोर्स किस साइड में लग रहा है, आपका टॉर्क फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस टाइप से यहां से ऐसे लगेगा वो, समझ लीजिए, ठीक है। और ये ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है। तो टॉर्क फोर्स होने के कारण अब इसका फोर्स देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, टॉर्क फोर्स। तो टॉर्क फोर्स का फॉर्मूला है I अल्फा। ये अल्फा जो है ये आपका है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको हम AM बोलते हैं। इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ये अल्फा m बोल सकते हैं इसको, आप चाहे तो आप इसको AM भी बना सकते हैं। एंड दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, IAM। चाहे तो आप R×F वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ए टॉर्क, ठीक है। पर हम इस फॉर्मूले को नहीं यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे क्योंकि हमको इसकी जरूरत है यहाँ पास में। क्यों जरूरत है, फोर्स की जरूरत नहीं है हमको, फोर्स तो लग ही रहा है, हमको एक्सेलरेशन की जरूरत है, इसलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू AM आ रहा है हमारा, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पास में, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है R कौन सा लेंगे यहाँ पास में, RM²AM, ओके है, ठीक है। अब देखिए ये यहां से घूम रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोलता हूं कि अर्थ के सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि ऐसे गोल गोल घूम रहा है, सरफेस पे उसको ऐसे घुमा रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो सरफेस पे घूम रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, इसके कारण जो वो खींच के रखा हुआ है। अब सरफेस पे तो घिसटाना पड़ेगा वैसे तो, देखा एज्यूम किया जाए, पर मान लीजिए कि यहां पास में है तो एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, उसके कारण भी कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होगा। तो उससे जो टॉर्क बन रहा होगा, ये जो घूम रहा है ऐसे करके, तो उसका जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी मतलब कि G, ठीक है, ठीक है। अब ये टॉर्क और ये टॉर्क दोनों बराबर है क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, सब कुछ सेम है। तो इसका अगर मैं रेशियो निकालूंगा, देखिए, तो ये I को आप निकालेंगे क्या, mr², ठीक है, और ये G है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा अच्छा ठीक कर देता हूँ, थोड़ा सा और अलग, तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी वैल्यू को यहाँ ले आता हूँ, तो टॉर्क अपॉन mRm² डिवाइड बाई AM, ठीक है। इसको यहाँ नीचे लेके आया और दूसरा जो वैल्यू था टॉर्क इक्वल टू mRe² है। E² मतलब क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, मतलब अर्थ का जो रेडियस है उसे लिया जा रहा है, और ये है आपका G, ठीक है। इसको भी लेके आएंगे तो टॉर्क अपॉन mRe² इक्वल टू G। अब इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो देखिए रेशियो कितना निकल के आएगा आपका, रेशियो निकल के आएगा आपका AM अपॉन G। AM कितना है, टॉर्क अपॉन
एम आर एम स्क्वायर डिवाइड बाई टॉर्क अपॉन एम आर ई स्क्वायर। ओके है, टॉर्क टॉर्क कैंसिल, एम एम कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो ए एम अपॉन जी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, आर ई स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा तो ये निकल के आएगा आर ई स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर। ओके है, ठीक है, हमको निकालना क्या है, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू को निकालना है, ए एम की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो यहां तो जगह बनाते हैं और ए एम की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर एम स्क्वायर इंटू जी। ओके है, तो आपके बुक में एक रेशियो दिया हुआ है, आप उसको निकालेंगे तो आपकी वैल्यू नियर अबाउट उतना ही आएगा। एग्जैक्टली वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं कितनी आई थी, मेरी जो वैल्यू आई थी। ठीक है, तो अराउंड मेरी जो वैल्यू आई थी रेशियो के हिसाब से, ठीक है, तो रेशियो जो था वो कौन सा रेशियो था उसको समझिएगा, आर एम स्क्वायर, आर एम अपॉन आर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर का जो वैल्यू था वो आया था 3682 पॉइंट समथिंग कुछ आया था वैल्यू। आपके बुक में जो वैल्यू दी हुई है वो 3600 के आसपास दी हुई है। ठीक है, और ये वैल्यू उल्टा वैल्यू है, तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दीजिएगा, तो ये आएगा g अपॉन 3600 के आसपास। g की वैल्यू 9.8 अपॉन 3600 के आसपास है। जब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप मान लीजिए 3.6 है, ये 9.8 है, और ये इसको खिसकाने के कारण 10⁻³ आया। अब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे जब, तो देखिए कितना कैलकुलेशन में आता है, 9.8 डिवाइड बाई 36, तो डिवाइड करके देखिए, ये 30 है, ये 90 है, मतलब 3 से जाएगा, पर 3 6 18, तो 90 प्लस 18 मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब ये 2 से जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का तरीका है अपना अपना, आप अपने तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नियर अबाउट ये भी 72.69 समथिंग कुछ आ रहा था मेरा। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, इक्वल टू 10, इसकी जो ये वैल्यू निकल के आ रही थी, ये वैल्यू इसकी काफी आसपास वैल्यू थी। ठीक है, तो इससे एक चीज पता चल रहा था कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को यहां घुमाइए, तो देखिए डिस्टेंस जो है उसको अगर आप चेंज करके देखेंगे, ठीक है, तो अगर मैं इसमें से मास की वैल्यू हटा देता हूं, मतलब ये इसकी मास यहां रखूं, ये यहां पास में कोई ऑब्जेक्ट है उसका कोई भी मास आप ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो रिलेशन आपका निकल के आ रहा है ए एम वाला, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वाला, उसके मुताबिक आपका, अब देखिए यहां तो मुझे मालूम है कि जो वैल्यू है वो 9.8 है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वैल्यू है, मैं अगर डिस्टेंस को चेंज करता हूं, क्योंकि देखिए ये वैल्यू डिस्टेंस के ऊपर में ही है, ये 3600 जो है इसका रेशियो निकल के आया था, तो जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरी, अगर देखिए इसका जो डिस्टेंस है ये आर ई और ये आर एम है, ठीक है, अगर इन दोनों का जो वैल्यू है, मैं अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट रखूं और यहीं जो एक कोई ऑब्जेक्ट और रखूं, ठीक है, तो दोनों का अगर डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस अगर बराबर रहेगा, एग्जांपल समझिए, ठीक है, तो देखिएगा यहां पास में ये आर एम की वैल्यू, ठीक है, तो अगर ये आर एम में बढ़ा देता हूं, अगर सेम हुआ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर 1 हो गई तो 9.8 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जो आर एम की वैल्यू है मैं इंक्रीज करते जा रहा हूं, मतलब यहां से इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मैं इंक्रीज करते जा रहा हूं, तो जब मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो जो इसका रेशियो निकल के आएगा वो स्क्वायर के टर्म पे आ रहा है। देखिए आर ई अपॉन आर एम जो है वो एक स्क्वायर के टर्म पे आ रहा है। अब देखिए इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इसका जो भी वैल्यू है वो 1 से तो छोटा होते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा रेडियस की वैल्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर कम होती जा रही है, देखिए रेशियो के हिसाब से समझिएगा ना, तो जो मेरी वैल्यू है जी की जो वैल्यू जी है ये 9.8 है, 9.8 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वैल्यू वो 1 से छोटा ही होगा। अब 1 से छोटा होगा तो एम की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी मेरी, वो भी मेरी कम आएगी, 9.8 से तो कम ही आने वाला है। तो इससे एक चीज पता चला हमको कि जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे डिस्टेंस का स्क्वायर टर्म 9.8 से मल्टीप्लाई होगा और हमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो क्या पता चला हमें कि जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी निकल के आया है
वो मेरी वैल्यू कम होते जाएगी। ये भी वही वैल्यू है, पर डिस्टेंस बढ़ाने से इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम होते हुए जा रही है। ठीक है, तो इसमें एक चीज हमको रिलेशन मिल गया, कौन सा, आर स्क्वायर वाला रिलेशन मिल गया, कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो वहां पास में मैटर कर रहा था, और उसकी वैल्यू कैसे निकाली गई थी, इसके द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, तो अब क्या पता चल रहा है हमको, इससे एक चीज पता चल रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे हम, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये मून है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका जो फोर्स जो लग रहा है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपकी फोर्स की वैल्यू घटती जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और टॉर्क के हिसाब से निकालेंगे तो आई ए एम, और ये क्या है, आई जो है वो एम आर स्क्वायर है। ठीक है, मास तो अगर कांस्टेंट भी लेंगे चलेगा, मास प्लस ये आर, आर का एम का स्क्वायर, एम लीजिए कोई भी लीजिए, आर का स्क्वायर निकल के आता है, मतलब जो रेडियस है वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, तो जितना दूर जाएंगे उतना वैल्यू हमारे यहां पास में कम होते हुए जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां से निकल के आ रहा है। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये आर स्क्वायर कैसे निकाला गया, और जो वैल्यू हमारी है वो किस टाइप से रिप्रेजेंट की जा रही थी। तो ये वैल्यू आपको 2.73 निकाला था यहाँ पास में, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ से भी हमको सेम फॉर्मूला यहाँ पास में निकल के आया था। इसी ये घूम रहा है, तो इसकी वैल्यू जितनी निकल के आई थी उतना ही सेम वैल्यू हमारे इनवर्स स्क्वायर के लॉ से भी सेम वैल्यू निकल के आ रहा था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि जो ग्रेविटेशन, हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कैसे वर्क करता है। वैसे तो आपको फॉर्मूला मालूम है, पर हम इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में करके देखेंगे, और ये भी करके देखेंगे कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है। अब ये मून एक लौता ऐसा नहीं है ना जो कि यहाँ पास में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पास में सन भी तो है, मार्स भी है, मर्क्यूरी भी है, तो दुनिया भर के हमारे पास में ऑब्जेक्ट हैं, सब के सब फोर्स लगाते होंगे इंडिपेंडेंटली, पर जो फोर्स लगेगा तो देखिए यहाँ पास में m1 है, m2 है, तो जो फोर्स है वो सिर्फ दो ऑब्जेक्ट पे ही लगेगा। बट अगर मैं खाली अर्थ की बात करूं तो इस पे कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, इसका एक अलग कैलकुलेशन बनेगा, तो उसके लिए हमको सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे आपका वेक्टर फॉर्म में चीजों को निकाला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये डेरिवेशन आपकी काफी काम आएगा। ओके, ठीक, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पास में एक कोई पॉइंट है जो कि m1 है, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए यहाँ पास में m2 पॉइंट है, और ये हमारा m1 पॉइंट मान लीजिएगा। यहाँ पास में एक आप ओरिजिन ले लीजिएगा कोई भी, मान लीजिए कि दिस इज द ओरिजिन। ओके है, ठीक है, इसको आप x डायरेक्शन और इसको आप y डायरेक्शन ले लीजिएगा। ठीक है, अभी जो पिछला वाला जो इक्वेशन है उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन मत मन में रखिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट आएगा तो पूछिएगा जरूर। ठीक है, ठीक, अभी आप इसको नॉर्मली देखे होंगे 9th में कि एक ये है, एक ये है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है F इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में हम लोग देखेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे अब आ चुके हैं हम लोग। तो दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, तो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर आप मान लीजिए r1, और इसका यहां से पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r2। ठीक है, ठीक है, अब ये m1 है, ये m2 है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो एक लाइन बना दीजिए यहां से, दिस वन। अब एक चीज याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा यही ट्रिक है, जब ये m1 वाला फोर्स इस पे लगाएगा तो नॉर्मली जब हम फोर्स लगाते हैं, देखिए इस टाइप से फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस साइड आएगी, इस साइड आएगी। m1 वाला फोर्स लगा रहा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, m1 वाला फोर्स लगाएगा तो ये आगे बढ़ना चाहिए नॉर्मली, पर ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी, ड्यू टू द ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटेशन का जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो जब ये फोर्स इस पे लगाएगा, ठीक है, कौन वाला, m1 वाला फोर्स m2 पे लगाएगा तो वो उसको खींचेगा। फिर समझिएगा, m1 वाला m2 के ऊपर जब फोर्स लगाएगा, देखिएगा m1 वाला m2 पे फोर्स लगा रहा है तो वो उसको खींचेगा। ठीक है, तो 2 पे फोर्स लगा
तो देखिए इसका जो डायरेक्शन है खींचेगा इधर, तो डायरेक्शन बनेगी F2, 2 पे फोर्स लग रहा है, कौन खींच रहा है, 1 खींच रहा है, ठीक है। तो M2 वाला तो खाली बैठेगा ना, वो भी फोर्स लगाएगा इस पे और इसको खींचेगा, तो F1 इस पे फोर्स लग रहा है और 2 वाला इसको खींच रहा है, ओके है, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझिएगा इसको, ठीक है। फॉर्मूला अगर मैं F12, देखिए ये F वाला फॉर्मूला है, इसको मैं लगाता हूं F12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन डिस्टेंस जो लेंगे वो उसको कैसे लेंगे, तो डिस्टेंस लेंगे 1 2 मतलब 1 2 मोड ऑफ R स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन लिया जाएगा 1 2 कैप, ओके है, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझिएगा, यहां पास में आपको एक वैल्यू दी होगी माइनस वैल्यू, वो माइनस वैल्यू कहां से आई है बुक में, उसको समझिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखिए F12 का मतलब ये है कि 1 पे फोर्स लगा रहा है ये, ठीक है, 1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 वाला, इसलिए ये इधर खिंचा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये इधर खिंचा रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर समझिएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर यहां पास में क्या निकल के आता है, R, ये R1 है, इसकी डायरेक्शन ये है, R2 है, इसकी डायरेक्शन ये वाली। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, ये इधर गया और ये इधर गया, डायरेक्शन इस इधर खिंचा रहा है और ये इधर है, ठीक है। तो इन दोनों का सम R1 प्लस R इक्वल टू R2 होता है, ठीक है, वेक्टर के हिसाब से। अब इसको देखिएगा थोड़ा सा, R जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, R2 माइनस R1 निकल के आ रहा है, ओके है। अब R2 माइनस R1 का मतलब क्या होता है यहां पास में, R2 माइनस R1 को हम क्या लिखते हैं यहां पास में, R21 कैप, ठीक है। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, जो डायरेक्शन है वो किस साइड में, R21 है, पर यहां क्या लिखा हुआ है, R1 लिखा हुआ है, तो हम इसको चेंज करेंगे। देखिए M1 M2 R, इसको 2 1 कर सकते हैं। इसमें एक्चुअल में ये मोड के अंदर में है, तो मोड में आपका नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पास में, ठीक है। तो जितना नेगेटिव होगा तो वो भी पॉजिटिव बन जाता है। ये जो कैप हटाएंगे अगर इसको, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसको आप 2 1 लिखेंगे, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर। कैप हटाने के कारण ये नीचे एक मोड लग जाता है, R2 माइनस R1 का मोड। ये 2 1 का मतलब भी यही है, R21 जो दिख रहे हैं यहाँ, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ये स्क्वायर नहीं रहेगा। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, M1 M2, ये दोनों जुड़ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं सेम ऐसे ही। तो ये 2 1 का क्यूब मोड में रहेगा, ठीक है, और ये निकल के आएगा R2 माइनस R1, ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको देखिएगा, मैं थोड़ा सा गलती कर दिया यहाँ पास में, ये 1 2 है, ठीक है, माय मिस्टेक, सॉरी मेरी गलती हो गई। ये R12 लीजिएगा, इसको लिखेंगे तो R1 माइनस R2 कैप लीजिएगा यहाँ पास में, ठीक है, ये कैप फॉर्म में रहेगा, क्या हो जा रहा है, R1 माइनस R2 कैप डिवाइड बाय R1 माइनस R2 मोड, ओके है, ठीक है। अब देखिए यहां से जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया है इसके कारण, तो इसको मेरे को उल्टा करना है, तो मैं क्या करूंगा, R2 माइनस R1 डायरेक्शन चेंज, इसके डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ एक माइनस सिंबल लग जाएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन चेंज किया, ये मोड के अंदर है तो आप इसको R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, मोड के अंदर में है तो, या बोल सकते हैं स्क्वायर के अंदर में है, प्रोपोर्शनैलिटी माइनस M1 M2 डिवाइड बाई R, ये स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर इसके जोड़ने के बाद बनेगा, ये क्यूब बन गया, ठीक है। ये स्क्वायर था पहले, ये भी स्क्वायर अभी भी है, बाद में ये इसके साथ जुड़ के क्यूब बन गया। R2 माइनस R1 यहाँ निकल के आ गया है, इसका मतलब ये है कि R21 वेक्टर सिंबल, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है, और यहाँ निकल के आएगा F12। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो अगर आप इसको पिछले वैल्यू से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो F12 प्रोपोर्शनल टू माइनस M1 M2, इसको अगर आप छोड़ के फिर से पिछले छोड़ना चाहते हैं तो F21 R21 का स्क्वायर, और इसकी एक वैल्यू इसको अगर देंगे तो R21 कैप बन जाता है ये, ठीक है, ठीक। अगर ये कैप बन जाता है तो ये पूरी वैल्यू जो है वो किस टाइप से दिख रही है आपको, ये पूरी वैल्यू आपको मिल रही है F21 की वैल्यू, और दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ,
क्या है ये? न्यूटन थर्ड लॉ, F12। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल अगर आप हटाएंगे तो आपको जो वैल्यू है वो G मिल के आएगा। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट समझते हैं और उसको हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे भी कि क्या है वो। पॉइंट यहां पास में ये था कि अगर ये सिस्टम इस पे फोर्स लगाएगा तो सेम फोर्स ये भी लगाएगा यहां पास में, और जो वैल्यू है वो डिस्टेंस पे निर्भर करेगा आपका। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई होना चाहिए। मतलब ऐसा ये बात है कि कोई अगर लॉ बना है, ठीक है, तो मैं किसी पे धक्का दे रहा हूं तो वो मुझ पे धक्का दे रहा है, तो जो फोर्स है वो आपको जस्ट अपोजिट फोर्स लगता है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी को धक्का दे रहा हूं तो सिर्फ ये यही काम करेगा, ये पूरे यूनिवर्स पे काम करता है। ठीक है, तो हमको वो एग्जांपल यहां पास में देखने मिला है। तो जो माइनस सिंबल था उसको आप बस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको F21 को यहां पास में निकाल के देखेंगे तो 21 निकालेंगे तो M1 M2 अपॉन 21 अपॉन R21 का कैप निकलेगा। ठीक है, अब जब देखेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो इस साइड जा रहा है, तो R2 प्लस R इक्वल टू R1 निकल के आएगा। देखिए यहां पास में R प्लस R2, तो R निकलेंगे यहां पास में तो क्या निकल के आएगा? R1 माइनस R2। तो जब आप F21 के निकालेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा R1 माइनस R2, फिर आप इसको रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो माइनस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखिए या F21 प्रोपोर्शनल टू माइनस F12 लिखिए, दोनों ही एक दूसरे, दोनों ही करेक्ट है मतलब। ठीक है, तो वेक्टर आपको समझ में आया होगा कि आई होप ये किस टाइप से इसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं, अब सुपरपोजिशन थ्योरम समझते हैं। मतलब कि यहां पास में सिस्टम, हमारा जो सिस्टम लिया गया है वहां पास में दो ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब अर्थ और मून नहीं है, उसके अलावा और भी ऑब्जेक्ट हैं, बाकी प्लैनेट्स भी तो हैं। तो हम 3 प्लैनेट्स लेके चल लेते हैं कोई भी, ठीक है, जो कि अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, तो उसका जो वैल्यू है उसे कैसे निकाला जाएगा उसको समझते हैं। ठीक है, ठीक, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं तीसरा चीज, सुपरपोजिशन थ्योरम के हिसाब से कैसे इसको निकाला जाएगा। ठीक है, कौन सा है? सुपरपोजिशन। मान लीजिए कि दिस इज अवर अर्थ, इसको हम M1 मान लेते हैं, और भी प्लैनेट्स हैं जो उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ M2 प्लैनेट है, एक यहाँ M3 है और यहाँ एक M4 है। ठीक है, ठीक है, और दिस इज अवर ओरिजिन मान लीजिएगा यहाँ पास में। ओके, ठीक है, अब इस पे फोर्स लग रहा है तो अब वैल्यूज दे दीजिए। दिस इज R1, दिस इज R3, दिस इज R2 एंड दिस इज R4। ठीक है, ठीक है, अभी सभी का फोर्स निकालना है। देखिए R3 से यहां ये निकल के आएगा आपका R। अभी देखिए इसको खींचना है, ठीक है, अर्थ मून पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, सॉरी हमारा अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है, तो अट्रैक्शन आप समझिएगा कि ये जो है ये कितने लोग को खींच रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, तो इसका वेक्टर फॉर्म इधर बनेगा आपका, इधर बनेगा। तो देखिए ये R3 है, ये R1 है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको थोड़ा दिखाता हूँ किस टाइप से बनेगा। ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो ये R3 प्लस R इक्वल टू R1 निकल के आएगा। तो R की जो वैल्यू है वो कितना निकल के आएगी? R1 माइनस R3। ओके है, ठीक है, तो दिस इज अवर डायरेक्शन R1 3। अभी देखिए कौन फोर्स लगा रहा है, ये अगर इस पे फोर्स लगा रहा है, थोड़ा समझिएगा ना इसको, ये इस पे फोर्स लगा रहा है अगर, तो ये इसको खींचेगा, तो इस पे फोर्स लग रहा है मतलब F3 और खींच रहा है ये तो 1। ओके है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ये बनी। अब अगर ये M3 है और ये M1 को खींचेगा अगर, ठीक है, तो इसको खींचेगा तो ये लगेगा 1 और ये बनेगा 3, इसकी डायरेक्शन इस साइड में है। तो हमें क्या निकालना है फिलहाल में? हमें तो M3 इसको खींच रहा है, ये निकालना है, M2 इसको खींच रहा है, ये निकालना है, और M1 इसको खींच रहा है, ये निकालना है। ठीक है, ये वाला ने निकालना है कि M1 किसको किसको खींच रहा है। हमको निकालना है कि M3 इसको खींचेगा, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगा ना, कि रिजल्टेंट फोर्स के कारण ये M1 किस पोजीशन पे रहने वाला है। ठीक है, तो वो हमको निकालना है फिलहाल में। ये सबको खींच रहा है, उसका रिजल्टेंट नहीं निकालना है। इसको जब खींचेंगे इन लोग तीनों, मान लीजिए ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसको 3 लोग पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं,
ठीक है, तो हमको ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन पे रहने वाला है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो उस पर लग रहा है उसको निकालना है। तो F13, ठीक है, F13 निकालेंगे तो देखिए ये R1 इधर और ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर और ये निकालेंगे R3। तो इसको थोड़ा सा मैं अब चेंज कर देता हूं, तो इसको चेंज करने से क्या बनेगा, R1 R प्लस R1 इक्वल टू R3। तो R निकल के आएगा R3 माइनस R1, इसका मतलब है कि R31 कैप ऐसा लगेगा। ओके है, तो फोर्स कौन सा बनेगा, ये वाला F13 वाला बनेगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ रहा है वो कैसा बनेगा, F13 प्लस 4 के लिए निकालेंगे तो वो भी ऐसे निकालेंगे, तो ये निकलेगा 14। 2 के लिए निकालेंगे तो वो भी ऐसे निकालेंगे 12। ठीक है, 13 के लिए फॉर्मूला क्या बन के आएगा, माइनस जी M1 M3 डिवाइड बाई क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, R31 का क्यूब R31 वेक्टर। ओके है, ठीक, प्लस और सॉरी जी लगा दीजिएगा यहां पास में भी, जी M1 M4 डिवाइड बाय R41 का क्यूब R31 और सॉरी 41 वेक्टर माइनस जी M1 M2 डिवाइड बाय R21 का क्यूब R21 वेक्टर। ओके है, देखिए इस टाइप से 31 है तो इसके लिए 31, ऐसे आप अलग अलग निकालते जाइएगा, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए अगर इसको आप इस टाइप से निकालेंगे तो ये R1 और ये बनेगा R, ठीक है, ये बनेगा R, कौन सा R बनेगा, ये R बनेगा 4, ये इससे गया और इससे आया, ये बनेगा आपका 41, ठीक है, ये वाला बनेगा आपका R21 और ये वाला बनेगा आपका R31। ओके है, ठीक है। अब माइनस को आप अगर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस को आप सभी का बाहर निकाल दीजिए तो फॉर्मूला आपका क्या निकल के आएगा, जी M1 M2, ठीक है, सभी का फॉर्मूले को आप बाहर निकाल लीजिए तो M1 M2, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R31 का क्यूब R31 मोड माइनस प्लस हो जाएगा जी M1, जी कांस्टेंट है तो आप बाहर निकाल लीजिएगा, माइनस जी, ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, R41 का क्यूब 41 वेक्टर प्लस M1 M2 डिवाइड बाय R21 का क्यूब R21 वेक्टर। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब कि इस पे जो आपका फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जो बोलेंगे हम लोग, वो आपका ये निकल के आ रहा है, जो कि माइनस के फॉर्म में ही रहने वाला है। ठीक है, तो कितने भी यहाँ पास में प्लैनेट्स आ जाएं, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे आप अर्थ उसको ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, सभी का आपको क्या करना है, एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल के आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमारे पास में एक सिस्टम है, यहां पास में रख दिया गया है और उसके चारों तरफ में इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में, मतलब एक यहां रखा गया है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, और एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, तो ये तीनों मिलके इस पे जो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, खींचने की कोशिश करेंगे, तो खींचने की कोशिश करेंगे तो ये कहां जाएगा। नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये भी सेम मास सेम है ना, इसका मास, इसका मास, इसका मास सब सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम लिया जाएगा, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस भी सेम लिया जाएगा, तीनों खींच रहे हैं सेम ताकत से, तो ये कहां जाने वाला है, कहीं नहीं जाएगा, वो अपने जगह में ही रहने वाला है, और यही तो पॉइंट है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, करके देखेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले मैंने आपको वैसे एग्जांपल तो आपको बताया था कि क्या करना है। मान लीजिए कि 3 ऑब्जेक्ट है, ये M है, ये भी M है और ये भी M है, तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में हैं। ठीक है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके है, अब यहां पास में क्या किया गया है, इसके सेंटर मतलब सेंट्रॉइड में G में एक 2M करके एक मास को रख दिया गया है यहां पास में। ओके, ठीक है,
अब इसको यहाँ रखने के कारण ये m1 वाला इसको खींच रहा होगा इधर, ये m वाला भी इसको इधर खींच रहा होगा और ये m वाला भी इसको खींच रहा होगा। नॉर्मली देखा जाए तो तीनों खींच रहे हैं, तीनों का डिस्टेंस आप 1 1 1 मान लीजिए, सेम डिस्टेंस पर रखा गया है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर हम तो पहले ही जानते हैं कि इसका वैल्यू 0 आने वाला, पर मैथमेटिकली इसको करके देखना है कि इसकी वैल्यू 0 कैसे निकल के आती है। ठीक है, सबसे पहले समझिए इसको, दिस इज वाई डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, ओके है, ठीक है। अभी देखिए एफ ऑफ जी जो निकाल के लाना है, तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। तो इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या निकालना है, सबसे पहले इस 2 पे जो जी है बोल रहे हैं हम लोग, उस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना आएगा। सेकेंड बोल रहा है कि ए जो ऑब्जेक्ट है इसको m की जगह अगर मैं 2m कर दूं तो मेरा जो फोर्स है एफ ऑफ जी पे जो लग रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना निकल के आना है, तो इसकी वैल्यू भी हमको निकालनी है, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए एफ ऑफ जी ए निकालिए, सबसे पहले एक एक करके सभी का निकाल लेते हैं। जी ए निकालना है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड में वाई डायरेक्शन में है। वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे वेक्टर होता है। फॉर्मूला कैसे निकलेगा, 2m, तो फॉर्मूला आएगा जी m और इसका आएगा 2m, ठीक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 1 है तो 1 का कोई लेना देना नहीं है। पोजीशन वेक्टर बताना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्शन जे है तो जे वेक्टर, ठीक है, ठीक। जी बी एफ ऑफ जी बी, ठीक है, तो वैल्यू आएगा जी एम 2m डिवाइड बाई 1 अब देखिए इसकी डायरेक्शन इस साइड में है। अब डायरेक्शन इस साइड में है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिएगा समझिएगा। इसकी डायरेक्शन आप इसको रिजल्टेंट फॉर्म में ब्रेक करिएगा, ठीक है, कंपोनेंट्स ब्रेक कर देंगे। अब इसका एंगल कितना है यहाँ से, तो ये एंगल जो देख रहे हैं यहाँ पास में, ये एंगल निकल के आता है 30 डिग्री। कैसे आएगा, बहुत सिंपल सी बात है, ये एंगल लीजिए, ये एंगल लीजिए, सब एक ही बराबर है, ठीक है। ये निकल के आएगा 90, पूरा एंगल होता है 120, बचा हुआ एंगल कितना बचा, 30। बहुत सिंपल तरीके से 30 निकल के आ गया है, ठीक है। ये इधर जा रहा है, ये वाला नीचे जा रहा है, तब तो ये रिजल्टेंट इधर बनेगा। इस डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, अगर इधर आई है मतलब एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव इधर है तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव फॉर्म इधर आएगा। अब देखिए ऊपर जे पॉजिटिव है तो नीचे क्या आएगा, नेगेटिव जे, ठीक है। थीटा के सामने वाला ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस कॉम्पोनेंट, सॉरी साइन कॉम्पोनेंट, तो साइन 30, ये बनेगा कॉस 30, ओके है। तो लिखेंगे कैसे, माइनस कॉस 30 जे माइनस साइन 30 आई, ओके है, ओके। एफ ऑफ जी सी, जी एम 2m 1, इसका देखिए एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, एंगल 30 डिग्री ही है, इधर गया मतलब पॉजिटिव है। कौन सा पॉजिटिव निकलेगा, कॉस वाला, ठीक है। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया इधर साइड, ये आई है ना, माई मिस्टेक, और ये जे है, ठीक है। इधर पॉजिटिव है मतलब कि cos 30 आई माइनस साइन 30 जे, ओके है, ठीक है। अब क्या करना है सभी को, सम सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो एफ ऑफ जी कितना निकल के आ रहा है, देखिए जी, इसको निकालेंगे तो निकल के आएगा 2m स्क्वायर जे प्लस इसको निकल के आएगा तो 2m स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस कॉस 30 जे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जी 2m स्क्वायर साइन 30 जे, फिर प्लस, ठीक है। एक बीच का मैं शायद कुछ गैप मिस कर दिया तो इसको आप लिख लीजिएगा, एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी ए प्लस एफ ऑफ जी बी प्लस एफ ऑफ जी सी, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप। अब देखिए इसमें क्या निकल के आता है, तीसरे वाले को प्लस करेंगे तो जी 2m स्क्वायर कॉस 30 आई माइनस जी 2m स्क्वायर साइन 30 जे। अब देखिए क्या वैल्यू कट रही है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, कॉस 30 जे कॉस 30, कहाँ मैं गड़बड़ी कर देता हूँ, कॉस टर्म तो आई है, ये साइन टर्म जे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो कैंसिल नहीं हो सकता है। तो जी
2m² जे, ये माइनस माइनस बाहर निकाल लीजिए, g2m² बाहर निकाल लीजिएगा यहाँ पास में से, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, sin 30 प्लस sin 30 बचेगा, जे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, शायद याद होगा आपको, 1/2, 2m² 1/2 प्लस 1/2, 1/2 इज 1, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, g2mj माइनस g2m² जे। इसकी वैल्यू देखिए, ये वैल्यू देखिए, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, दोनों बचा 0। मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं फाइनल एग्जाम में, तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, a को अगर मैं 2m बना दूं तो a कहाँ है, g a, ये वाला 2, ये m की जगह 2m हो जाएगा, तो 2m कितना हो जाएगा यहाँ पास में, 4m², 2m 4m² आ जाएगा। तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ देखिए इस टर्म को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं, तो ये इसको लिख सकता हूं कि मैं g 2m मतलब 4m² j, और ये आएगा g2m² j। तो 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2, तो इसको लिख सकता हूं मैं g2mj², सॉरी m² j। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर g, अगर हम a की वैल्यू को 2m लिख दें तो, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन आप चेंज करके देखिएगा, आपके रेफरेंस बुक में काफी सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी पे उतने क्वेश्चन शायद नहीं मिले आपको, पर रेफरेंस बुक पे जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। कोई से भी रेफरेंस बुक उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ट्राई करिए क्वेश्चंस को, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को अब यही क्लोज करेंगे। अब अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा और जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ रहे।